तो कुछ कुछ चर्चा करेंगे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का, और शायद ये क्लास थ्योरी का लास्ट क्लास होगा। ठीक है, सारी कॉन्सेप्ट को हम धीरे धीरे क्या हो गए समझ गए। अगर हम बेसिक बात आज करना चाहें तो सभी बच्चे जानते भी हैं, एक क्लास में कुछ बच्चों का कुछ टॉपिक छूट गया था जिसमें थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और वो जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है। आयनाइजेशन इंथैल्पी की चर्चा हो गई थी, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन इंथैल्पी की चर्चा। इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब समझ लग सकते हो, इलेक्ट्रॉन ले लेने की इंथैल्पी। सभी बच्चे स्लाइड लिखे भी हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझ जाएंगे सभी बच्चे। ठीक है, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो ऐड करने की स्थिति को कैसे लिखते हैं भाई, एक्स जी, मतलब क्या होगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कोई चीज रिसीव कर रहा है या दे रहा है, बताओ एटम स्टेबल हो रहा है कि अनस्टेबल हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का मतलब होता है ये चीज स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। और कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो भी अपनी स्टेबिलिटी के लिए ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करने पे कहा जाता है ये स्टेबिलिटी गेन करता है, तो अपनी लोअर एनर्जी स्टेट पे जाता है, तो ऐसे केस में एनर्जी इमिट होती है। ये इमिट क्या होती है, एनर्जी इमिट होती है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव एनर्जी है, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। When an electron added to neutral gaseous atom acts to convert into negative ion, the enthalpy change in this process is defined क्या, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। समझ गया? अब कैसे लिखेंगे एक्सप्रेशन को, ऐसे लिखेंगे, ये एंडो भी था और एक्सोथर्मिक, यानी हमारी पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है और नेगेटिव। बट आयनाइजेशन इंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव इंथैल्पी होती है, ऐसा हमने सीखा था। आयनाइजेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देना होगा, तभी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को क्या कर सकता है, बताओ, छोड़ेगा। चलो भाई, नोबेल गैस के पास लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है, क्योंकि नोबेल गैस क्या है, स्टेबल चीज, उसमें इलेक्ट्रॉन डाल के तुम क्या बना रहे हो, बताओ, अनस्टेबल बना रहे हो। अनस्टेबल बनाने के कारण उसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, तो उसके लिए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बट जब भी तो जो पॉजिटिव गेन इंथैल्पी होगी उसको हमने बोला था एंडोथर्मिक प्रोसेस, और नेगेटिव गेन इंथैल्पी होगी उसको एक्टिव, यानी इलेक्ट्रॉन ले लेने की जिसके पास टेंडेंसी होती है वो अपनी एनर्जी को एमिट कर देता है। ठीक है, एमिट क्यों किया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स लिया तो वो स्टेबल हो गए, स्टेबल हो गया तो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एक एंडोथर्मिक भी प्रोसेस है और एक क्या है, एक्सोथर्मिक भी प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस है। पिछली क्लास में हमने ऐसा चर्चा किया था कि हमारी इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया है, बताओ, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, रिसीव किया, तो क्लोरीन का नेगेटिव आयन है। अब -100 मान लिया जाए, ये डेटा तो करेक्ट नहीं है बट हमने एक डेटा लिख दिया, अपने मन से लिख दिया, इतना किलो जूल या जूल या कुछ भी पर मोल का एनर्जी, क्योंकि एक मोल हमने लेंगे, ये गैसियस स्टेट में इसको हमें क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। ये गैसियस स्टेट में एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स दिया गया, ये गैसियस स्टेट में ही आयंस बन गया, उसके बाद ये एनर्जी निकला। बट ये गैसियस जो एटम लिए गए वो कितना मोल लिया गया है, ये 1 मोल लिया है, तो वहां पर यहाँ पर या तो किलो जूल पर मोल की एनर्जी का यूनिट होता है या आपको जूल पर मोल का, पर मोल, यानी पर मोल कहने का मतलब हो गया पावर -1 हो गया, वहां पर -1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या हो गया, इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, इसका कॉन्फ़िगरेशन, अगर क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन जो था वो 2, इसका क्लोरीन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, 2 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी ये ऑक्टेट पूरा होगा। ऑक्टेट क्या हो गया बताओ, तो ये जो एनर्जी स्टेट है, ये जो है ना हाई एनर्जी स्टेट है, इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिला अब ये स्टेबल हो गया तो ये लो एनर्जी स्टेट हो गया। तो 400 इसकी एनर्जी थी, अब कितनी बन गई थी पिछली क्लास में, ये एक हाइपोथेटिकल डाटा है, करेक्ट डेटा नहीं है, ऐसे हमने बता दिया कि इसकी एनर्जी 400 थी, 300 हो गया, तो 100 जूल की एनर्जी क्या हो गया बताओ, इमिट कर दिया। बट ये पहले क्या था बताओ, स्टेबल था, स्टेबल होने के बाद भी उसमें तुमने जबरदस्ती इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिया, पुट कर दिया, तो 400 जूल जो इसकी एनर्जी थी अब कितनी हो गई, 500 हो गई, अभी अनस्टेबल हो गया। तो हमारी जो ये प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, वो एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, इसकी चर्चा हो गई थी पिछली क्लास।
अब हम लोगों ने एक ट्रेंड्स पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। क्या ट्रेंड्स पढ़ा था बताओ बच्चा पार्टी? लेफ्ट से राइट जाते हैं, देखो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, मोर निगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कोई वायलेशन है लेफ्ट से राइट में? नो सर। सिर्फ नोबेल गैस के बारे में, तो नोबेल गैस का तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो होता ही है, पॉजिटिव होता है, वो तो अलग बात हो गया, वो तो अलग ही मीन्स है। बट अगर आप यहां से शुरू करोगे, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो आप देखोगे माइनस का क्या है बताओ? 60, माइनस का कितना है? 143, माइनस का, यानी निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना ज्यादा है, इसका मतलब वो आसानी से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। बताओ क्लोरीन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव, उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिसीव करेगा। ठीक है, चलिए भाई, तो लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो मोर निगेटिव इलेक्ट्रॉन रिसीव क्या हो गया? इजिली। और टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो क्या हो गया? लेस निगेटिव हो रही है। -73, -60, -53, -48, -47, -46, लेस निगेटिव होती है। ये ट्रेंड तो जस्टिफाई कर रहा है, ये ट्रेंड जस्टिफाई नहीं कर रहा है। आर्यन देखो, ये ट्रेंड जस्टिफाई नहीं कर रहा और ये ट्रेंड जस्टिफाई नहीं कर रहा है। इसी को यहां जो आपने देख रहा है कि यहां पर ट्रेंड्स नहीं मान रहा, लेस निगेटिव होना चाहिए, यहां पर क्या हो गया बताओ? ऑक्सीजन से बोलो और सल्फर में कौन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है? सल्फर। और क्लोरीन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है? बताओ, फ्लोरीन। ये दो जो क्या है, ट्रेंड्स को ना मानने वाला चीज है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मलिटी। और यही एग्जाम में पूछे। ठीक है, ट्रेंड्स को अगर हम लिखेंगे यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव विथ इंक्रीज इन क्या? एटॉमिक नंबर अक्रॉस द क्या? पीरियड। लेफ्ट से राइट जाओगे तो हमारी मोर नेगेटिव होगी। मोर नेगेटिव क्यों होगी? इसके पीछे लिखा हुआ था रीजन कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज होती है, जिसके कारण रेडियस डिक्रीज होती है। सो द इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है? रेडियस छोटा है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? आसानी से न्यूक्लियस के रेंज में आ जाएगा। जब रेंज में आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव भी हो जाएगा आसानी से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर क्या होगा बताओ? निगेटिव होगा। बट ग्रुप की बात अगर हम करते हैं तो टॉप टू बॉटम में क्या होगा? लेस निगेटिव होगा। कारण क्या लिखेंगे? हमारा साइज क्या होता है? एटम का इंक्रीज होता है। यहां पर बताओ कितना रेडियस? सबसे सेल कितने हैं? 2। यहाँ सॉरी, यहाँ पे 1 है। तो ये सोडियम का बना हुआ है, तो सोडियम का अगर बनाए हैं तो यहाँ पर कितना है बताओ बच्चा पार्टी? यहाँ पर कितना है? 2 सेल है, ये 2 सेल है। यहाँ पर कितना सेल हो गया बताओ? 3 सेल हो गया। यहाँ पर कितना सेल हो गया? 4। सेल बढ़ने के कारण इस इलेक्ट्रॉन को खींचने का, न्यूक्लियस को खींचने की ताकत कम हुई कि ज्यादा हुई? कम हो गई। इस इलेक्ट्रॉन की ताकत कम हो गई, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या हो गई? कम हो गई है। इसीलिए हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो गई। इस सबों की चर्चा क्या हुई थी? पिछली क्लास में चल गई। कोई बच्चा बता सकता है कि स्लाइड में क्या हमने लिखा है कि सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रॉन टेंस करने की एबिलिटी होती है और सल्फर के पास क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की। कोई बच्चा एक लाइन में जवाब दे देगा कि क्या कारण है? हाँ भाई, ऑक्सीजन किस सेल में इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है? सेकंड सेल में। सल्फर किस सेल में इलेक्ट्रॉन गेन करना है? थर्ड सेल में। थर्ड सेल में यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 6 है। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कहां ज्यादा है? ऊपर वाले सेल में, ऑक्सीजन में ज्यादा है। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन कहां ज्यादा मिलेगा? ऑक्सीजन में ज्यादा पड़ेगा। टेंडेंसी क्या होगी? कम हो गई। सल्फर में क्या हो गई? ज्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन गेन के, इसीलिए लिखा गया है। तो ये दोनों आप क्या कर सकते हो? बोलो, याद रख सकते हो। उसके बाद निगेटिविटी, एनर्जी नहीं थी, एक क्या थी? टेंडेंसी थी, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करता था? खींचता था। जैसे ये क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया? इधर की ओर खींच लिया। किसके? क्लोरीन की तरफ खींच लिया, क्योंकि क्लोरीन क्या है बताओ? मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट है। तो जो मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट है वो क्या करेगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। जैसे एक कंपाउंड और हम लिख लेते हैं, जैसे हमारा H लिख दिया और 2O लिख दिया, H2O। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं? H लिखते हैं, O लिखते हैं और H लिखते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? ऑक्सीजन खींचेगा, कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। इस पर क्या आएगा? स्लाइट निगेटिव चार्ज। इन सबों पर क्या आएगा बताओ? स्लाइट पॉजिटिव। ये डेल्टा का मार्क है। डेल्टा मार्क मतलब छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, छोटा सा क्या? निगेटिव चार्ज। बॉन्ड को खींचने की टेंडेंसी ऑक्सीजन के पास क्या है? ज्यादा है।
तो बॉन्ड पेयर को खींचने की जो एबिलिटी होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। ये एक टेंडेंसी है जिसको नापा नहीं जा सकता था, ये एक टेंडेंसी है जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बट कुछ साइंटिस्ट ने इसको कैलकुलेट करने की कोशिश की कि एबिलिटी को भी कैलकुलेट किया जाए। तो उन्होंने एक पॉली नामक एक स्केल बनाया जिस पर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एलिमेंटों को नाप लिया, और तुम देखोगे कि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन निगेटिव पॉली स्केल पर 4 होता है और ये सबसे ज्यादा है। बट इसमें कोई वायलेशन है क्या ट्रेंड्स को? नहीं वायलेशन है। देखो लेफ्ट से राइट जाओगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है। कोई इसमें वायलेशन नहीं है, मान के, ठीक है, समझ गया। अगर हम कोई बात करेंगे ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन का, सपोज कर लो ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, तुमसे पूछेगा ये दोनों कंबाइन करेगा तो इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी ओर खींचेगा? फ्लोरीन खींचेगा। बट ऑक्सीजन के साथ सल्फर आएगा, सॉरी 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 ऑक्सीजन के साथ सल्फर, या ऐसे सोचे हम लोग, हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अगर हम बात करें तो कौन खींचेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। इस बार ऑक्सीजन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, क्योंकि ये मोर निगेटिव। यहां पर कौन ज्यादा निगेटिव है? फ्लोरीन निगेटिव है। देखो पॉली स्केल पर फ्लोरीन का 4 है, ऑक्सीजन का क्या है 3.5। हाइड्रोजन का कितना है? कम होता होगा। हाइड्रोजन का यहाँ डेटा नहीं दिया है पॉली स्केल पे, तो हाइड्रोजन का यानी इन सभी डेटाओं से कम ही होगा। तो क्या होगा, हाइड्रोजन से कई गुना ज्यादा है किसका, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। तो बॉन्ड को कौन खींचेगा? ऑक्सीजन खींचेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज। अब इन सभी बातों के बाद एक जनरल बातें जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें पढ़ा है, बताएगा एक लड़का। ये क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक रेडियस। ऐसे होगा बताओ, जाएंगे क्या होगा बताओ, छोटा होगा, डिक्रीज करेगा। चलो भाई, आयनेशन एंथैल्पी ऐसे जाएंगे क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। साइज छोटा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन टाइट हेल्ड हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इधर जाने से क्या होगा बताओ, मोर निगेटिव होगा। कहां दिमाग है यार, मोर निगेटिव होगा, होगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इधर जाने से क्या होती है, बढ़ती है। जनरल टेंट पूछते हैं निगेटिविटी क्या होती है इधर जाने से, बढ़ती है। सब बच्चों को बोलना चाहिए एक बार में, सर बढ़ती है। ये लेफ्ट से राइट जाने का रेडियस कम होता है, साइज छोटा होता है। साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करेगा, खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, मोर निगेटिव हो जाएगा। आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा, जितना रेडियस छोटा होगा इलेक्ट्रॉन क्या होगा बताओ, टाइटली हेल्ड अप होगा। टाइटली अप होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा भाई, बढ़ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी तो बढ़ता ही भाई, लेफ्ट से राइट बढ़ता ही। तो क्या क्या बढ़ गया भाई, ये बढ़ गया, ये भी एक तरीके से बढ़ ही गया। मोर निगेटिव मतलब बढ़ना ही हो गया। क्वांटिटी वाइज तो कम हो गया, पर टेंडेंसी क्या हो गई, बढ़ी गई। रेडियस क्या हो गया, सिर्फ डिक्रीज होना। ये सारी चीजें रेडियस डिक्रीज होने के कारण हो रही है। अगर रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, टाइटली हेल्ड है, वीकली हेल्ड है, टाइटली हेल्ड। टाइटली हेल्ड है तो क्या होगा भाई, न्यूक्लियस के पास है कि दूर है, पास है। अगर ऑक्टेट पूरा नहीं है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चाहेगा, आसानी से चाहेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अंदर। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर क्या होगी, नेगेटिव। बट इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगी, दिक्कत होगी, आसानी होगी। कहां है दिमाग यार, दिक्कत होगी, जोर से बोल, दिक्कत होगी, नहीं होगी दिक्कत। आयनेशन एंथैल्पी बढ़ेगा ही घटेगा, बढ़ेगा। क्या लॉजिक नहीं है क्या भाई, इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत होगी तो आयनेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। चलो भाई, अब अगर हम इसकी बात करते हैं, टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, ऐसे जाते हैं। बताओ रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। रेडियस इंक्रीज, आप सोचो रेडियस इंक्रीज करने से क्या है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। यहां पर क्या हो गया बताओ, इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स है। बताओ कौन इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड है, पास वाला, ठीक है। अब किसी एटम का इलेक्ट्रॉन इतना दूर है तो इस न्यूक्लियस का इफेक्ट बढ़ा कि घटा, कम हुआ, नहीं हुआ। इसको आसानी से धक्का देकर निकाल सकते, एनर्जी दोगे आराम से निकल। बट पास में जो पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, रेडियस का इफेक्ट नहीं पड़ा आयनेशन एंथैल्पी में। तो आयनेशन एंथैल्पी अगर नीचे आए, रेडियस बढ़ रही है, तो वही लड़का बताएगा, ऋतिक बताएगा, आयनेशन एंथैल्पी बढ़ेगा या घटेगा, है? जोर से बोले यार, घटेगा। हमें भी सुनाई देना चाहिए यार,
हम ऐसा चीज पढ़ाए जो तुम्हें सुनाई न दे दे और तुम्हें समझ में ना आए तो बड़ा दिक्कत होगा यार। यहाँ रेडियस बढ़ने के कारण आयनिसन एंथैल्पी क्या होगा, घटेगा। चलो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी? चलो भाई ये न्यूक्लियस है, यहां इलेक्ट्रॉन डालना आसान है कि यहां इलेक्ट्रॉन डालना आसान है? यहां इलेक्ट्रॉन डालना आसान है भाई, न्यूक्लियस तो खींच ही नहीं रहा यार। यहां इलेक्ट्रॉन डालना टफ है यार भाई, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डालना आसान काम है ना, तब ने न्यूक्लियस को खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन डला कैसे? न्यूक्लियस ने उसको कहा कि हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कौन रहेगा? जो न्यूक्लियस के पास होगा तब ना। अब यहां पर कह रहे हो, ठीक है, यहां पर इतने दूर पर हो, इतने दूर पर होने के कारण हमारा न्यूक्लियस का इफेक्ट ही कम हो गया सर, रेडियस बड़ा हो गया सर, तो इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम हो गई ना। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होगी बताओ, कम होगी। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम हो गई, यहां डिक्रीज हो गई। इसको बात करो तो कौन है, आदित्य है। नहीं डिक्रीज हो गई, चलो भाई। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एंथैल्पी क्या हो गई बताओ, कम हो गई, लेस निगेटिव होगा। इधर जाओ तो क्या होगा, मोर निगेटिव होगा। फिट कर लो दिमाग में, बहुत जरूरी चीज है ये। पूरी केमिस्ट्री इस पर क्या करेगी, डिपेंड कर सकती है। अभी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे ना, उसमें बहुत सारी बातें इस पर डिपेंड करेगी। चलिए भाई, अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या हो गया, कम हो गया। तो मोर निगेटिव होगा कि लेस निगेटिव होगा, लेस निगेटिव। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी तो घटती है कि बढ़ती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव थोड़ी होगा, इधर थोड़ी डिक्रीज होती है। और आयनिसन एंथैल्पी न्यूक्लियस से क्या हो गया बताओ, दूर चला गया। न्यूक्लियस से अगर दूर जाएगा, न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि इजी है, आसान है ना। आयनिसन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो सारी चीज एक तरीके से रेडियस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिसीव कर रहा है वो मेटल है कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर रहा है वो नॉन मेटल, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल है। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ये दे रहा है कि ये दे रहा है? आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, इधर दे रहा है कि इधर दे रहा है? राइट में इलेक्ट्रॉन्स आसानी से दे रहा है, राइट। ये तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है यार, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, इधर वाला दे रहा है। इधर जाओगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं रहा है, ले रहा है, दे नहीं रहा है। तो इधर जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगी बताओ, इधर जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगी, बट इधर आओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगी, इंक्रीज करेगी। नहीं करेगी? क्या बोला मैं, ध्यान से सुनो, पूछूंगा मैं। मेटल क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। पॉजिटिव क्या मतलब हो गया, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, इजिली क्या करेगा, इजिली इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, डोनेट करेगा, डोनेट करे, इजिली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, डोनेट करे। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ये वाला करेगा, यहां वाला करेगा, इधर वाला नहीं करेगा। तो इधर मेटल पाया जाएगा, तो इधर से इधर जब जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगी, ऊपर से नीचे जाओगे, ध्यान से सुन के बताना, ऊपर से नीचे जाओगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है। आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर ऐसे क्या होगी, इंक्रीज करेगा। चलो भाई, यहां पर हमारा इस एक ग्रुप हमारा 14 है ना। तो ये व्हाइट वाला चैम्बर है ना, ये सब व्हाइट वाला चैम्बर जो है ना, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है कुछ, ये व्हाइट वाला जो दिख रहा है सब मेटल है। जो ये जिगजैग पाथ में थोड़ा दूसरे तरीके का कलर है ना, वो हमारा मेटलॉइड्स है। और इधर वाला सब क्या है, नॉन मेटल या क्या है, नोबल गैस है। अब देखोगे यहां पर कौन है, मेटल है कि नॉन मेटल, मेटल है। तो ऊपर से नीचे ये बताओ, यहां पर कौन बैठा हुआ है, नॉन मेटल। बताओ ये क्या है, यहां पर भी नॉन मेटल है, ये कार्बन है, नहीं यहां पर कार्बन है, ये सिलिकॉन है, जर्मेनियम और एसएन है और पीबी है। मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है।
यानी यहां जो ग्रुप है इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। इस पी ब्लॉक एलिमेंट में नीचे में कुछ मेटल मिल रहा है, बीच में क्या बन रहे हैं, मेटलाइट्स मिलते हैं, और इधर सब क्या है, नॉन मेटल्स या नॉर्मल गैस। चलो, तो मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, बट इधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रही है, बताओ, इंक्रीज कर रही है। समझ रहा है सब बच्चा? इस ट्रेंड्स को हर एक बच्चे क्या रखेंगे, याद रखेंगे, दिमाग में घुसा के रखेंगे, और एबनॉर्मलिटी जो पढ़ाई गई है, कुछ जो बातें अलग से बताई गई है, जो ट्रेंड्स को मानता नहीं है, वो आपके एग्जाम में वही पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक। एक छोटा सा एक रिवीजन था जिसको हम आज की क्लास में करना चाहेंगे। एक हमने पढ़ाया था कुछ दिन पहले, ठीक है, इसको कहते थे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बच्चा बता देगा क्या होता था। आइसो मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है एटम, एटम नहीं इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, जिसमें सेम नंबर ऑफ क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक ऐसा एटम, आयंस। कैसा होता है भाई, या तो कैटायंस होते हैं, ये क्या होते हैं बताओ, कैटायंस होते हैं, या क्या होते हैं बताओ बच्चा पाटिल, यानी एक ऐसी एटम और आयंस जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हमने सोडियम लिख दिया पॉजिटिव चार्ज, सोडियम में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, 11, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव चार्ज, 8 होता था, 2 निगेटिव चार्ज आ गया, 10। हमसे पूछेगा कौन बड़ा है, इसमें साइज किसकी बड़ी है। 10 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी है, 10 इलेक्ट्रॉन से ये भी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो 10 ही 10 है। कौन बड़ा है, किसी को याद है? याद इसलिए नहीं है कि हम रिवाइज नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसलिए इस वीक में सभी बच्चे बैठ के घर पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के हर एक टॉपिक को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ऑक्सीजन बड़ा होगा, ये लड़का बोल रहा है ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाला बड़ा होगा, ये बात बोल रहा है। बात क्या है, सही है कि गलत है? सही है, सही है। अब कहोगे सर कैसे सही है, थोड़ा हमारे लिए एक्सप्लेन कर दीजिए, हमें तो नहीं पता चल रहा है। तो क्या होगा भाई, अगर हम बातचीत करें, सोडियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और क्या है, सुनो, 8 का कॉन्फ़िगरेशन है, इसका भी 2 और 8 का कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारी न्यूक्लियस है, ये हमारा पहला सेल है, और ये हमारा क्या है, दूसरा सेल है। ये भी हमारी न्यूक्लियस है, ये हमारा पहला सेल है, और ये हमारा क्या है, दूसरा सेल। दोनों में सेल नंबर सेम है, दोनों में ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है, बताओ बच्चा पाटिल। यहां भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, सेल नंबर भी सेम है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। कैसे, रेडियस इसका ज्यादा। अब देखो इसके प्रोटॉन को देखो, न्यूक्लियस को देखो, बताएगा कोई अच्छा, इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स है। इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, 8। इसका प्रोटॉन्स भारी है, इसका न्यूक्लियस में चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियस का चार्ज इसका ज्यादा है। ये न्यूक्लियर के जो चार्ज है ये क्या करेगा, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ज्यादा की कम, ज्यादा खींचेगा। क्यों? क्योंकि 11 पॉजिटिव चार्ज है, ये 11 पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, खींचेगा, किसको, 8 इलेक्ट्रॉन्स को। यहां पर कितने पॉजिटिव चार्ज खींचेंगे, 8, सिर्फ 8। भाई खींचने का, अंदर का खींचने का जो ताकत है वो तो कम हो गया भाई, ठीक है। इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन की सेम संख्या हो, बट न्यूक्लियस की ताकत पर डिपेंड करता है रेडियस। तो आप लिखेंगे ऑक्सीजन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। जितना कम होगा, क्योंकि 8 ही प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी है वो कम है, तो हम बोलेंगे कि ये जो आयंस है इसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम है। क्या है इसके पास, इफेक्टिव, क्या लिख देंगे, इफेक्टिव। पूछेंगे इस टाइप के सवाल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, लेस है, कम है। कम होने के कारण हमारे ये आयंस का साइज क्या है, बड़ा है। एक टॉपिक है जिसको हमें याद रखना है। जैसे जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक की स्पीसीज, जितना निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा
और अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज वाला ज्यादा क्या होगा, बड़ा होगा। जितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना क्या होगा, छोटा होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स अगर लिखेंगे, जैसे एल्युमिनियम लिखेंगे +3 चार्ज और मैग्नीशियम क्या लिखेंगे, +2। कौन बड़ा है, मैग्नीशियम ज्यादा बड़ा है, ठीक है। यानी लार्ज पॉजिटिव चार्ज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के लार्ज पॉजिटिव चार्ज लेंगे, लार्ज पॉजिटिव चार्ज लेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, लार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो रेडियस क्या होगा उसका, बोलो, कम होगा। और अगर लार्ज निगेटिव चार्ज होगा, लार्ज निगेटिव चार्ज होगा, बट सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, निगेटिव चार्ज होगा, तो उसका रेडियस क्या होगा, ज्यादा, उसका रेडियस क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, समझ गया इस बात को, तो इसको हमें याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए एक और बात हम लोग आज करेंगे। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी अभी तक जो हमने पढ़ा, वो रेडियस पढ़ा, आयनेशन एंथैल्पी पढ़ा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन किया था एलिमेंट का। अगर हम पूछेंगे किसी बच्चे से कि ये है ऑक्सीडेशन स्टेट, भाई 0 है, बट सोडियम जब ऐसे लिखते हैं तो कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट भाई, 1। मैग्नीशियम क्या हो गया भाई, ऐसे लिखेंगे तो 0। कंबाइंड स्टेट पर मैग्नीशियम पर क्या लिख देते हैं, +2। तो क्या ये जो चार्ज होता है ना, इसी को कभी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम भी देते हैं। क्या लिखा गया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन ए पर्टिकुलर कंपाउंड कैन बी डिफाइंड एंड चार्ज एक्वायर्ड बाय एटम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंसीडर फ्रॉम अदर एटम इन ए मोलिक्यूल्स। अब जैसे मान लो कि सोडियम पर आयंस पे सोडियम क्लोराइड, बताओ इसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर एक क्या आएगा, पॉजिटिव। जैसे OF2 कौन ज्यादा नेगेटिव है, बताओ, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन पर -1 नेगेटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन पर क्या आएगा, +2 पॉजिटिव चार्ज। ये जो चार्ज लिख पा रहे हैं ना, ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, सोडियम। सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, -2 चार्ज आएगा, और सोडियम पर क्या आएगा बताओ, +1 चार्ज आएगा। ठीक है, नहीं आएगा, तभी तो इस सोडियम का ये वाला चार्ज यहां लिख दिया गया और सोडियम का, सॉरी, ऑक्सीजन का ये वाला चार्ज नीचे लिख दिया गया और ये सोडियम का हम लोग इधर लिखते। ठीक है, जैसे हम लिखते थे ना कंपाउंड, कैसे लिखते थे, कोई भी एलिमेंट का लिखते, चलो सिर्फ जैसे कैल्शियम क्लोराइड लिखते थे, तो कैल्शियम पर क्या होता था, +2 चार्ज, क्लोराइड पर क्या लिखते थे, -1 चार्ज। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे थे, CaCl2 लिखते थे। ये जो 2 है वो किसका चार्ज, क्लोरीन का, कैल्शियम का चार्ज, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, 1 है, ये किसका चार्ज। अगर हम पूछेंगे ये कंबाइंड स्टेट पे कैल्शियम पर कितना चार्ज है, तो तुम क्या बोलोगे, सर कैल्शियम पर +2 चार्ज है और क्लोरीन पर क्या है बताओ, -1। ये चार्ज जो आया वो कैल्शियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो उस पर माइनस चार्ज आएगा और इस पर क्या होगा। देयर आर मेनी एलिमेंट विच एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंस, दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड एक्टिनाइड्स। कहा गया कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होते हैं। जैसे हमने आयरन की बात अगर तो Fe के पर +3 चार्ज भी आता है, Fe पर क्या +2। जब Fe पर +3 चार्ज आता है या Fe पर +2 चार्ज आता है तो इस आयन को फेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फेरिक। इसको बोलते हैं आजकल स्टॉक नोटेशन करना, इसको लिखने लगा आजकल आयरन सेकंड, थर्ड,
इसको लिखने लगा है ब्रैकेट में ऐसे लिख देता है आयरन, फेरिक और फेरस लिखना आप थोड़ा कम कर दिया है, सेकंड ऐसे भी लिख, ये भी चलेगा। आयरन थर्ड करने का मतलब कि आयरन पर 3 पॉजिटिव चार्ज है और आयरन सेकंड लिखने का मतलब क्या हुआ, आयरन पर 2 पॉजिटिव। बट ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जिसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे एक और कंपाउंड है जिसको तुम याद कर सकते हो, एसएन। एसएन पे +2 चार्ज भी होती है, इसको बोलते हैं स्टैनस। स्टैनस। और एसएन पे +4 चार्ज भी होती है जिसको बोलते हैं स्टैनिक। हाँ एकदम होता है। एक पीबी होती है जिसको लेड बोलते हैं, पीट पर लेड पर +4 चार्ज 2 चार्ज होता है, इसको बोलते हैं प्लम्बस। प्लम्बस। और एक पीबी पर क्या होता है बताओ, +4 चार्ज होती है, जिसको बोलते हैं प्लम्बिक। आजकल इसको को ऐसे भी लिख सकते हो, लेड, लेड रोमन में यहां पर सेकंड, और इसको लिखेंगे लेड 4। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग भी पाई जाती है, ठीक है, डिफरेंट पाया जाता है, ठीक। बट ये काम ज्यादातर कौन करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट और एक्टिनाइड्स करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़े हैं, और एक्टिनाइड्स वाले जो ग्रुप होते हैं ये भी हमें क्या दिखाता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा दिखाता है, ठीक है, समझ गया इस बात। चलिए भाई, और ये जो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट से बहुत सारी चीजें हम जस्टिफाई करेंगे आगे चल करके, इसीलिए इस बात को समझना हमें क्या रखना है, जरूरी है। इस बात को याद भी रखने की जरूरत है कि हमारे कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, बदलती है, अलग अलग आती है, ठीक है। एक हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है Mn, मैग्नीज, बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट। एक और होती है क्रोमियम, ठीक है। ये सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये सब भी है, ये भी, ठीक है, समझ गया। ऐसा नहीं होता है जैसे सोडियम के पास एक ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ये हमेशा +1 शो करता है मान लीजिए, तो हमारा ये सब कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, चेंज भी होंगे। जैसे अब कुछ कंपाउंड्स की बात, एक दो बातें और, दोनों सही बच्चे। एक चीज सभी बच्चे अपने इसमें लिखो, कोवैलेंसी, ये लिखो सही बच्चे, कोवैलेंसी, पहले लिखो कोवैलेंसी। कोवैलेंसी, कोवैलेंसी क्या होती है, लिख लीजिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, दैट इज कॉल्ड कोवैलेंसी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। अब थोड़ा समझेंगे, जैसे हमने कार्बन लिखा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे भाई, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के पास क्या हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसकी कोवैलेंसी कैसे लिखेंगे भाई, 1 सॉरी कॉन्फिगरेशन, बताओ सेल हो गया, नहीं हो गया, ये सेल हो गया, बताओ। दूसरे में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 2 ऑर्बिटल। कौन कौन, एस के ऑर्बिटल नहीं है, कितने सबसेल, कितने सबसेल है, 2 सबसेल है, ये आंसर सही है। ये भी क्या है बताओ, सबसेल। अगर हम पूछेंगे अब ऑर्बिटल कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई, डब्बे कितने होते हैं, 1 डब्बे होते हैं। और पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो बताओ टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, 4। ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल होती है, वही कोवैलेंसी होती है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होती है, यही क्या होती है, कोवैलेंसी। सेकंड सेल आउटर मोस्ट सेल है, दिस इज कॉल्ड क्या, मोस्ट सेल। इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट सेल। ये हमारा आउटर मोस्ट सेल है, ये हमारा क्या है, आउटर मोस्ट सेल। इस आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, तो पहले सेल को चेक कर लो। नहीं, सेल कितने हैं बताओ, एस सॉरी सेल 2 है, उसमें सब सेल को चेक करो, एक एस है और एक क्या है, पी है। पी में कितने ऑर्बिटल बनाओगे, 1 डब्बे बनाओगे।
सॉरी पी में क्या बनाएंगे, 3 बनाएंगे, एस में कितने बनाएंगे, 1 बनाएंगे, दोनों मिला के कितने होगा, 4, यानी इसकी कोवैलेंसी क्या हो गई भाई, 4, यानी कार्बन की कोवैलेंसी 4। कार्बन के नीचे कोवैलेंसी, कार्बन के नीचे एलिमेंट है जिसको हम बोलते हैं सिलिकॉन, लिखते हैं ना, लिखेंगे सिलिकॉन Si। सिलिकॉन का कितने एटॉमिक नंबर होता है भाई, 14, कार्बन से 8 ज्यादा होता है। किसी भी एलिमेंट का ऊपर वाला पता है ना, तो उसके नीचे वाला 8 जोड़ के निकाल, ठीक है, 8 जोड़ दिए तो 14 हो गया। अब इसको कैसे लिखोगे, 1 2s2 2p क्या हो गया 6, 10 खत्म, 3s2 3p क्या हो गया बताओ, 3p2, इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर खत्म हो गया भाई। क्या थर्ड ऑर्बिटल में डी सबसेल है भाई, हाँ सर, थर्ड ऑर्बिटल में डी सबसेल होता है। क्या डी सेल में कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं सर, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, ये अभी क्या है, खाली है, ठीक है। डी सबसेल हुए कि नहीं, हम पूछेंगे क्या सेकंड सेल में ऑर्बिटल में, सेकंड जो सेल है, सेकंड जो सेल है, क्या उसमें डी ऑर्बिटल होगा, नहीं सर, ठीक है। क्या डी सबसेल होगा, नहीं है, सिर्फ कौन कौन होता है, एस और पी। एस में कितने ऑर्बिटल, 1, पी में कितने ऑर्बिटल, 3, टोटल ऑर्बिटल कितने, 4, कोवैलेंसी कितनी, 4। अब हम सिलिकॉन के पास चले गए, सिलिकॉन के पास क्या होगा, कॉन्फिगरेशन, आउटर मोस्ट सेल कौन है सिलिकॉन का, सिलिकॉन का आउटर मोस्ट सेल कौन है, सिलिकॉन का आउटर मोस्ट सेल कौन है, फिर से बोलेंगे, सिलिकॉन का आउटर मोस्ट सेल कौन है, 3, आउटर मोस्ट सेल 3 है। इसमें कौन कौन सा सबसेल, पी भी है, डी भी। एस में इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ सर, पी में इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ सर, डी में इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं है सर। बट अगर कहेंगे कि इसमें ऑर्बिटल, तो तुमको अगर सर यहां पर एक ऑर्बिटल है, इसमें कितने ऑर्बिटल है बताओ, बोलो, 3, और इसमें कितने ऑर्बिटल है बताओ, 5। तो क्या इसकी कोवैलेंसी, जैसे कार्बन की कोवैलेंसी सिर्फ कितना है बताओ, बोलो, कार्बन की कोवैलेंसी सिर्फ कितना है बताओ, 4 होता है, नहीं होता है, कार्बन की कोवैलेंसी सिर्फ क्या होती है, 4 होती है। बट हमारे इसका सिलिकॉन का कोवैलेंसी क्या हो गया, 4 से ज्यादा हो, जबकि वो कार्बन के फैमिली का ही, कार्बन के फैमिली समझ रहे हो, कार्बन उसके नीचे कौन है, कार्बन की कोवैलेंसी तो 4 से ज्यादा हो नहीं सकती है, बट सिलिकॉन की कोवैलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है, ठीक है, सिलिकॉन की कोवैलेंसी 4 से हो सकती है। जैसे हम पूछते हैं कि अगर हम पूछें नाइट्रोजन, अगर हम पूछें तुमसे नाइट्रोजन, अब ध्यान से सुनो सही बच्चे, एग्जाम में आएगा, नाइट्रोजन क्या होगा भाई, 1s2 बोलो, 2s2 बोलो, 2p4, गलत लिख गया, क्या लिखेंगे, 2p3। सेकेंड सेल की कोवैलेंसी कितनी होगी, सेकेंड सेल में एस में कितने सबसेल, एक सबसेल, सॉरी एक, एस में कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, पी में कितने ऑर्बिटल बताओ, 3 ऑर्बिटल, कितनी कोवैलेंसी, सिर्फ 4 को, तो इसके नीचे सल्फर नहीं, इसके नीचे कौन है बताओ, फास्फोरस, फास्फोरस की कोवैलेंसी कितना है भाई, 15 इलेक्ट्रॉन से, कैसे लिखेंगे बताओ, 1s2 2s2 2p क्या होगा बताओ, 6, 3s2 और 3p क्या हो गया, 15 हो गया। कौन खाली है पूरा का पूरा, कौन खाली है, 3d पूरा खाली है। इसकी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा है कि कम है, 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा। तो हर एक ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है उसकी कोवैलेंसी क्या है, अगर पहला एलिमेंट बोले तो ये वाला ग्रुप में यहां पर बोरन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे क्या है, ऑक्सीजन है, यहां पे फ्लोरीन है, एलिमेंट, इसको बोलते हैं बोरन फैमिली। इसको कौन सा फैमिली बोलते हैं, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और इसको हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन की फैमिली है।
इसके नीचे कौन है बताओ, एल्युमिनियम है। इसके नीचे कौन है बताओ, सिलिकॉन है। इसके नीचे कौन है बताओ, फास्फोरस है। इसके नीचे कौन है, सल्फर है, ये क्लोरीन। ये सभी जो ये वाला ग्रुप है, ये वाला एलिमेंट है, ये सबकी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा है, मोर देन 4 है। पर ऊपर वाले सबके पास कोवैलेंसी की है सिर्फ 4। अब कहोगे सर ये कोवैलेंसी आप क्यों बता रहे हैं? कोवैलेंसी कहने का मतलब ये अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कभी भी 4 से 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। हर एक कोवैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हर एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताओ? 2। तो अगर 4 कोवैलेंसी है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे? 8। कभी भी कार्बन अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं सकता है। कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसमें कार्बन में 8 से कम इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये मजबूर है, जगह ही नहीं है। अगर मान लीजिए किसी जगह एकोमोडेशन 25 बच्चों का है तो 26वां बच्चा कहां बैठेगा यार? एक एब्सेंट होगा तभी ना बचेगा। एब्सेंट क्यों होगा यार, सारे प्रेजेंट है, तब तो प्रॉब्लम होगा यार। तो कहने का मतलब कार्बन अपने टेट्रावैलेंसी, पढ़े थे ना कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कार्बन की कोवैलेंसी क्या होती है बताओ? 4 होती है। तो 4 दूना क्या हो गया? 8, यानी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखेगा ही नहीं रखेगा, यानी 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा ही नहीं बनाएगा। कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंस होता है। बट अगर तुम बात करोगे तो हमारा नाइट्रोजन भी वही बात है, ऑक्सीजन भी वही बात है, सब 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते। 4 किसी भी तरीके से बॉन्ड बना लेगा। जैसे हमारा कार्बन जो है ना ऑक्सीजन के साथ, कार्बन क्या ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? इधर डबल बॉन्ड बना लेता है और इधर भी क्या बना लेता है? डबल बॉन्ड। देखो 4 बॉन्ड बना लिया कार्बन। मीथेन के साथ कार्बन क्या करता है? कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। देखो 4 बॉन्ड बना लेता है, ये मीथेन बन गया। 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा नहीं कार्बन, इसीलिए कार्बन 8 टेट्रावैलेंट पड़े थे। बट हमारा कार्बन के नीचे जो सिलिकॉन है ये 4 से ज्यादा बॉन्ड बना, ये अपनी कोवैलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है। तुम एक कंपाउंड जानते हो, नाइट्रोजन भी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, बट ठीक है इसकी कोवैलेंसी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं रखेगा। बट फास्फोरस क्या करेगा? अपनी कोवैलेंसी बढ़ाएगा। फास्फोरस क्या करेगा? PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बनाता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये बात समझ गए सब बच्चे? चलो, तो कोवैलेंसी जैसी एक टॉपिक समझ गया। अब एक चीज इसमें और चीज पढ़ना था जिसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, और एक होता है जिसको बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर। एनोमलस बिहेवियर होता है, पहले ये समझेंगे। एनोमलस बिहेवियर अपने ग्रुप, हर एक का ग्रुप है। क्या ग्रुप है भाई? ग्रुप कहने का मतलब कि बोरेन फैमिली, बोलो, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन फैमिली। अगर हम थोड़ा सा और चले जाए, अगर हम पीरियोडिक टेबल को देख लें, पीरियोडिक टेबल को देखें, चलो पीछे चलते हैं थोड़ा। पीरियोडिक टेबल चैप्टर तो खत्म हो गया, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल को एक बार तो देख ले। ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, वही हमारे लिए यूजफुल भी है। और पीछे चला गया मॉडर्न पीरियोडिक, ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक, ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक, ठीक है। देखो यहाँ बोरेन फैमिली है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये फैमिली है। इधर जो है ना ये लिथियम है, ये बेरिलियम है। इसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, इसको बोलते थे हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट, इसको बोलते थे डी ब्लॉक, नीचे वाले को क्या बोलते थे? एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब ये जो हमारी फैमिली है इसमें हमेशा इसके पास कोवैलेंसी 4 होगी, यहाँ पर कोवैलेंसी क्या होगी? बढ़ गई। अब कहा गया हमें पढ़ना क्या है? एनोमलस बिहेवियर। तो ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है, ग्रुप का कौन एलिमेंट? लिथियम बेरिलियम, यहाँ पर बोरेन का। इस फैमिली के बारे में अभी हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। ये ट्रांजिशन और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में हमें 12th में ज्यादा पढ़ना, ठीक है। तो ये 2 ग्रुप जो है हमारे पास, इसके बारे में हमें ये जानकारी लेना है कि ये जो लिथियम में जो पहला ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है ये कुछ एनोमलस बिहेवियर शो करता है। ओके सर, एनोमलस बिहेवियर मतलब ग्रुप की जो बिहेवियर होती है उससे अलग होती है। पहली बात देख लो कि इसकी कोवैलेंसी सबकी 4 है, जबकि इसके जस्ट नीचे वाले की कोवैलेंसी बढ़ रही है। तो क्या ये एनोमलस बिहेवियर नहीं है? आपके ग्रुप के और एलिमेंट क्या करते हैं? कुछ और तरीके से बॉन्ड बना रहे हैं और तुम सिर्फ 4 कोवैलेंसी शो कर रहे हो, यानी हमारे अपने ऑक्टेट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रखोगे। ये जो बिहेवियर है ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है उसकी जो बिहेवियर क्या होती है बताओ? जनरल ग्रुप की प्रेगनेंसी से अलग होती है, दैट इज कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर। तो सही बच्चे एक हेडिंग डाल लो, एनोमलस बिहेवियर डालो, एनोमलस बिहेवियर की हेडिंग डालिए, एनोमलस बिहेवियर की हेडिंग। तो कितनी सारी स्लाइड है, हम लोगों ने क्या कर ली? एनोमलस बिहेवियर लिख लिया था बच्चा?
देखिए, द एनोमलस बिहेवियर इज एट्रीब्यूटेड टू देयर स्मॉल साइज। अब स्मॉल बिहेवियर होता क्या है, क्यों आ जाता है? तो स्मॉल साइज के कारण लार्ज चार्ज रेडियस रेशियो एंड हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। किसी भी ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो एनोमलस बिहेवियर शो करता है। कारण पूछेगा तो लिखेंगे स्मॉल साइज, लार्ज चार्ज रेडियस रेशियो, हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। साथ में एक और बात लिखा हुआ है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल। नहीं होता है? बताओ, कार्बन के पास वैलेंस ऑर्बिटल कितने हैं? एस के 1 और सब पी के कितने? 3, टोटल 4। क्या हो गया? 2s और 2p अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। वेयर आर सेकेंड मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज 9 वैलेंस ऑर्बिटल। एस के कितने होते हैं बताओ? 1, पी के कितने? 3 और डी के कितने? 5। तो 5 और 3 मिलके 8 और 1 मिलके 9, यानी इसके पास 9 ऑर्बिटल्स है बॉन्डिंग के लिए, उसके पास सिर्फ कितने हैं? 4 ऑर्बिटल, यानी उसकी कोवैलेंसी सिर्फ 4 है, इसकी कोवैलेंसी 4। ये सब जो रीजन है, यही सब रीजन है एलिमेंट का, ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है अपने ग्रुप के एलिमेंट से अलग टाइप की प्रेगनेंसी क्या करती है? शो करती है। चलिए फटाफट लिखिएगा सभी बच्चे एनोमलस बिहेवियर के बाद। क्या नाइट्रोजन आदमी, कोई आदमी पूछेगा क्या अपनी कोवैलेंसी को बढ़ा सकता है? तुम लिखोगे नो। क्या कार्बन अपने कोवैलेंसी को बढ़ा सकता है? नो। पर कार्बन की फैमिली का दूसरा है, सिलिकॉन है। नाइट्रोजन की फैमिली का कौन है बताओ? फास्फोरस है। ऑक्सीजन की फैमिली का कौन है? सल्फर है। वो अपनी कोवैलेंसी को क्या कर सकता है बताओ? बढ़ा सकता है। अपनी कोवैलेंसी को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। लिखो आर्यन बेटा, थोड़ा थोड़ा लिखो यार, इतना सारा चीज हम लिख के ले आते हैं तुम लोग के लिए। इतनी सारी बोर्ड पे भी लिख देता, देखो बोर्ड पे कितना सारा बात समझाने का लिख दो। अगर इतना हम लिखते हैं तो तुम भी तो लिखो यार, कुछ तो लिखो। इतनी सारी मेहनत जो टीचर कर रहा है, देखो हमारे कुछ स्टूडेंट कितने होशियार हैं, लिखते रहते हैं। कुछ स्टूडेंट को लिखने में मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। अरे लिखो, इंपॉर्टेंस है इसका भी इंपॉर्टेंस है। कॉपी जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, देख करके मन खुश हो रहा है। ठीक है, पर आर्यन पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है इस बच्चे को, लिखने में मन नहीं लग रहा है। अरे लिखना बहुत जरूरी है। किसी से भी पूछ लो, कोई भी टीचर, कोई भी ट्यूटर, कॉपी बनाना, स्कूल वाले तो खूब कॉपी बनवा रहे हैं, नहीं बनवाते हैं? वो तो बिना समझे कॉपी बनाने की भी स्थिति बन जाती है कभी कभी। नहीं, प्रैक्टिकल वगैरह में तो दिक्कत हो जाती है, लिखना ही पड़ता है, जरूरी भी है वो काम। यहां तो तुम समझ के लिखते हो बॉस, लिखना चाहिए। इस कॉपी को जब पलटाओगे तुम तो तुमको बहुत सारी बातें क्या होगी, समझ में आएगी कि नहीं। हाँ, रिवीजन जरूरी है। हाँ, एकदम रिवीजन नहीं करोगे तब तो भाई ये भूत के जैसा लगेगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा बेटा। चलिए छोटी सी बात और, एक और बात है। एक है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? डायगोनल। एनोमलस बिहेवियर के बाद एक है, एक लिख लीजिए सही बच्चे, डायगोनल रिलेशनशिप। लिखेंगे सही बच्चे, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप एक टॉपिक लिख लीजिए, डायगोनल रिलेशनशिप। देखो डायगोनल रिलेशनशिप को पहले समझते हैं। देखो यहां पर हमारा लिथियम है, यहां पर हमारी बेरिलियम है, यहां पर हमारा सोडियम है, यहां पर हमारा बेरिलियम है, ये यहां पर हमारा मैग्नीशियम है। डी ब्लॉक को अगर छोड़ दे, यहां पर हमारा बोरोन है, यहां पर हमारी एल्यूमिनियम। ऐसे एलिमेंट्स अगर हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का है। अब क्या होगा थोड़ा सा समझ ले, फिर लिख लेंगे सही बच्चे। देखो ये लिथियम के नीचे सोडियम है, इसके ऊपर पूछोगे तो सर यहाँ पर हाइड्रोजन है, और ये हमारा पहला ग्रुप है, ये हमारा क्या है? दूसरा ग्रुप है।
बीच में ये दूसरा ग्रुप है, बीच में हमने डी को छोड़ दिया है, यहाँ पर सीधा लिख लिया है क्या 13 ग्रुप। तो कहा गया इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करती है, ठीक है। इस रिलेशन को डायगोनल रिलेशन बोलते हैं। तुम कहो सर यहां से ऐसे मैच करता है, नहीं सर, इससे आगे वाले ग्रुप, ठीक है। क्या कहा गया, बेरिलियम और लिथियम, बेरिलियम और लिथियम ये दोनों फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इट शो सिमिलर प्रॉपर्टी विथ मैग्नीशियम एल्युमिनियम, यानी बेरिलियम क्या बनाएगा, लिथियम किससे दिखाएगा, मैग्नीशियम से, बेरिलियम किससे दिखाएगा, एल्युमिनियम। उसके नीचे ये बना लो सही बच्चे फिगर, ये बना लो। और ये जो डायगोनल रिलेशनशिप है इसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशन, डायगोनल रिलेशन, डायगोनल रिलेशन। और ये डायगोनल रिलेशन जो है, ये जो डायगोनल रिलेशन है, इस डायगोनल रिलेशनशिप का कारण पूछेगा, कॉज पूछेगा, तो लिखिएगा रेडियस, रेडियस एज कंपेरेबल। यहां पर रेडियस कंपेरेबल हो जाता है, यानी नियर इक्वल हो जाता है, एलिमेंट का रेडियस कंपेरेबल होता है, दैट्स व्हाई डायगोनल रिलेशनशिप जस्टिफाई होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम में ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में इतनी बात ही पढ़ना था। दूसरी बात, एक और चीज, ऑक्साइड के बारे में पढ़ना है। हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स, ठीक है। क्या होते हैं बताओ, मेटल के ऑक्साइड, सिर्फ लिखना क्या है, सो समझ लेना है हम लोग को कि एक होते हैं मेटल ऑक्साइड्स, लिख लीजिए सही बच्चे मेरे साथ। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, जैसे मेटल के ऑक्साइड कौन कौन है, सोडियम ऑक्साइड, जितने मेटल के ऑक्साइड होते हैं, सोडियम ऑक्साइड, बेसिक नहीं। चैप्टर ये आज एंड कर रहा है। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, सभी बच्चों को पता है नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है। एक एग्जांपल लिख लेते हैं, CO2 एसिडिक नेचर का। और कुछ ऐसे भी ऑक्साइड होते हैं जिसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं उसका एग्जांपल आप लिख लीजिए Al2O3, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये क्या होते हैं, एसिडिक भी होते हैं एंड बेसिक भी होते हैं, एसिडिक एज वेल एज क्या एंड बेसिक भी। देखो केमिस्ट्री को थोड़ा मेमोराइज करके पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री में थोड़ा मेमोराइज करना इसलिए, और ये बार बार तुम पढ़ोगे ना तो ही ये याद होगा। ऐसा नहीं हुआ कि केमिस्ट्री वन टाइम पढ़ लिया फिर छोड़ दोगे तो फिर दिक्कत आएगी। इसको बार बार नोट्स बनाया जाता है, प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम के समय आप कैसे पढ़ोगे, नोट्स ही तो पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखे हुए हैं, फिर जो भी इसके क्वेश्चंस होंगे, जब भी आप भी नोट बनाते हो तो उसके बाद ना आप अपने कॉपी में कम से कम 10 पन्ने और छोड़ दो, ठीक है, 10 पेज और छोड़, लीव करके छोड़ दो। ओके सर क्यों छोड़ दो 10 पन्ना, 10 पन्ना इसलिए छोड़ दो कि जो भी सवाल करेंगे, कुछ सवाल हम कराएंगे या खुद आप भी सवाल बनाते हो, तो कोशिश किया करो कि जो कुछ ठीक ठाक क्वेश्चंस हो तो उसके क्वेश्चंस को भी क्या करो, थोड़ा लिखो और साथ में उसके आंसर को भी डिलीवर करो। तो मान लो कि इस तरीके से आप कलेक्ट करते हो 25, 30, 40, 50 क्वेश्चंस कर लेते हो एक चैप्टर का, तो भाई थ्योरी तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन आंसर भी कुछ तो होंगे, तो कहां से क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी बुक उठाएंगे, उसमें से बनाने की कोशिश। जो बच्चा ये काम करेगा उसका केमिस्ट्री या कोई भी टॉपिक सही रहेगा। अगर ये बात तुम फॉलो नहीं करते तो छोटे बच्चे तो हो नहीं कि तुम्हें हाथ पकड़ करके करवाएगा। अब तुम्हारे 20 क्वेश्चन तुम करते हो, अगर 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है टीचर से पूछ, पर 20 के 20 भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इवन आंसर देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, तो भाई चैप्टर ही ठीक से नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आपको। आप फिर सोचने के लिए बाध्य हो कि आप क्या कर रहे हो जीवन में, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आप पढ़े जा रहे हो, ठीक है। तो उसमें 20-25 क्वेश्चन छोड़ करके, जगह पे पेजेस छोड़ करके, फिर 20 नहीं 10 पेज छोड़ दो, ऐसे फ्लिप 10 छोड़ दो, 10 के बाद, और परंतु 10 को कंप्लीट करने, ये नहीं पन्ना छूट गया तो आप कुछ नहीं उसमें हो रहा है, यार उसको करो, उसको भर दो 10 को, कम से कम 10 को,
तो 10 को अगर भरोगे तो 20 क्वेश्चन कम से कम, एक पेज का भी एक क्वेश्चन होगा। और केमिस्ट्री में एक पेज का एक क्वेश्चन नहीं होता, एक पेज में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। तो 10 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन बनेंगे आप। 40 क्वेश्चन कोई भी टीचर कराता है, स्कूल में करा दिया, लाके उस कॉपी में फिर से लिख दिए, ठीक है। कोई ट्यूशन वाले टीचर, कॉम्युलेटिव किसी चीज का इकट्ठा करना, वही आपके जैसे तुम गुल्लक में पैसे इकट्ठे करते हो और तब कोई चीज खरीद के लाओ और मम्मी पापा तुरंत परचेज करा, इसका अलग अलग मजा है यार। आपने खुद 5-5 पैसे, 20-20 पैसे, 25-25 रुपए जमा करके क्या किए, कोई चीज खरीदे और डायरेक्ट गए और खरीदने, इसका आनंद अलग अलग चीज है। तो उस चीज को आप करने की लाइफ में कोशिश करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा अच्छा भी हो जाएगा, लॉजिक भी अच्छी हो जाएगी, सब चीज अच्छा हो जाएगा। और नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा यहाँ 11th में आपको। ये 11th की क्लास सस्ती क्लास नहीं होती। एक तो आप देखोगे कि कम बच्चों को साइंस मिलता है और जो ठीक ठाक नंबर होता है उसी को साइंस मिलता है, सबको साइंस भी नहीं है। क्यों नहीं दिया जाता, कभी सोचा कि क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि उसको लगा है 10th के नंबर से कि लड़का आगे जाके मेहनत करे, तभी तो आपको साइंस दे दिया गया। और आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप साइंस लेकर भी साइंस के लायक नहीं हो। इसका मतलब आपको साइंस मिल गया इसलिए आप नहीं पढ़ेंगे या उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे घर पे जाकर के, तो बहुत दिक्कत होने वाला है। समझ रहा है सब बच्चा? क्लोज करेंगे। तो ये हमारा कुछ ऐसे भी ऑक्साइड्स हैं जो न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, ठीक है। उस न्यूट्रल ऑक्साइड का भी नाम याद रखेंगे। कौन कौन है न्यूट्रल ऑक्साइड में? पूछता है एग्जाम में, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड, NO न्यूट्रल ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी क्या है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड। इतनी टॉपिक है जो टॉपिक आप लोगों ने क्या कर लिया, कवर कर लिया इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्लास से कुछ सवाल होगा तो मन करेगा तो कराएंगे, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ऐसे हम लोग 4 चैप्टर टोटल पढ़ भी लिए है। 50% से ऊपर सिलेबस क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। यही मेन एक्सट्रीम था। उसके बाद हमारे पास एक ऑर्गेनिक का 2 चैप्टर है और 2 चैप्टर और इसमें बचता है, केमिकल काइनेटिक और एक और केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल इक्विलिब्रियम। 2 चैप्टर इसमें चैप्टर और 2 टॉपिक क्या है, 2 चैप्टर हमारे सेकंड बुक में, तो खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री का सिलेबस। इसलिए रिवीजन भी बीच बीच में हम लोग क्या करेंगे। आज की क्लास यहीं रखेंगे, थोड़ी देर में मैथ्स की क्लास लेंगे, फिर हम लोग